हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने सब थियरीज खत्म कर दी चैप्टर 11 ड्यूल नेचर की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स। देन एग्जांपल नंबर 1 means 11.1. Just read the question carefully. The monochromatic light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by laser. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. What is the energy of the photon in the light beam? How many photons per second on an average are emitted by the source? Here the frequency and power is given. Then we can list out the quantity. The frequency nu is equal to 6 into 10 raised to 14 hertz and power P is equal to 2 into 10 raised to minus 3 watt given, and ask about the what is the energy of the photon beam. Then we can calculate the energy from the frequency. The first one we can say energy of photon beam E is equal to h nu, means value of the Planck constant 6.625 10 raised to minus 34 into nu 6 into 10 raised to 14. अब ये जो आंसर मिलेगा जस्ट मल्टीप्लाई 6.625 into 6 करो मल्टीप्लिकेशन। मैं भी कर रहा हूं, जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा हमें। इट इज 39.78 into 10 raised to minus 20 joule. If we want to write E is equal to 3.978, then we can say 10 to the power minus 19 joule. अब अगर यहाँ पर ऐसा पूछा है कि कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then we know that 1 electron volt is 1.6 10 to the power minus 19 joule. तब जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए इसमें डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड विद 1.6 10 टू द पावर minus 19, जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पर ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, देन वी कैन पुट दिस आंसर ऑल्सो। यही हमारा आंसर हो गया फॉर द एनर्जी, 3.978 10 टू द पावर minus 19 जूल। नाउ अबाउट सेकंड वन, क्या पूछा हमें? द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड तो हमारे पास एनर्जी की भी इक्वेशन है और ऐसे हमें पावर भी दे रखा है। तो पावर, जो पावर है हमारे पास वो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द यूनिट। तो पावर इज जूल पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। और उसी से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि जो हमें पावर दे रखा है टोटल पावर इज इक्वल टू पर सेकंड में हम बोल सकते हैं n इंटू ई। n इंटू ई बोलेंगे पर सेकंड के एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, लेकिन उसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स करने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि टोटल पावर पर सेकंड मतलब एनर्जी, क्योंकि जो पावर है जूल पर सेकंड में बोलेंगे तो वो एनर्जी हो जाएगी, लेकिन दिस इज टोटल पावर ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, देयरफॉर P इज इक्वल टू ne. देन व्हाट वी कैन से अबाउट द n? इट इज P अपॉन E. वैल्यू फॉर द पावर गिवन 2 into 10 to the power minus 3 और एनर्जी जो मिली वो 3.978 10 to the power minus 19 joule. Just do the calculation.
मैं भी कर रहा हूं ऐसे, इट इज 0.5625 और ये ऊपर जाएगा तो +19 -3 वी कैन से 16, और अगर इसको बोलना है तो हम बोल सकते हैं इट इज 5.625 10 to the power 15 photons, इतने नंबर एमिट होंगे। ओके, देखो नंबर 2 11.2 क्या है उसमें, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency of the cesium. Second, the wavelength of the incident light if photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.6 volt. देखो क्या दे रखा है हमें, वर्क फंक्शन दिया है। Then what we can say about the work function? वर्क फंक्शन phi is equal to कितना, इट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दे रखा है, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V नॉट लिखते हैं, दैट इज 1.6 volt. Okay, and asks about the threshold frequency. Then we know the relation of threshold frequency and work function. First का आंसर हम बोल सकते हैं कि phi is equal to h nu naught. Nu naught is the threshold frequency. Then nu naught is equal to phi upon h. अब देखो phi जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है जूल सेकंड, therefore we have to convert work function into joule. Then we know that 1 electron volt क्या होता है, 1.6 10 to the power -19 जूल, इसीलिए ये हो जाएगा 2.14 into 1.6 10 to the power -19 जूल। तब यहाँ पर ये 2.14 1.6 10 to the power -19, प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10 to the power -34। चलो करो कैलकुलेशन फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ मिलेगी एज ए 0.51644 और 10 में मिलेगा कुछ 15। हाँ, तब ऐसा भी बोल सकते हैं 5.164 10 to the power 14 हर्ट्ज। ओके, चलो अब अबाउट सेकंड में क्या दिया हमें कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट टू जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। हमें चाहिए उसकी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ फिर वर्क फंक्शन दिया है, उस हिसाब से हमारे पास इक्वेशन है यूजिंग EV naught is equal to h nu minus phi. It is the Einstein's equation कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी ऐसे वोल्टेज एनर्जी मिलेगी दैट इज h nu minus phi। अब यहाँ पर ये EV naught is equal to it is hc upon lambda n minus phi। तब ये जो भी फॉर्मूला के हिसाब से वेवलेंथ चाहिए तो पहले इसको सब्जेक्ट कर दो, देन इट इज EV naught plus phi। Now we know we want wavelength, then wavelength को सब्जेक्ट करोगे that is hc upon EV naught plus phi। तो हमें देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.6 वोल्ट,
तो उसके हिसाब से ये V नॉट, फिर यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है उसकी भी वैल्यू हमें पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, जैसे h 6.625 10⁻⁻34, फिर c की वैल्यू 3 × 10⁸, नीचे जो e मतलब 1.6 10⁻⁻19 V नॉट 0.6 प्लस वर्क फंक्शन ये 2.14 इंटू 1.6 10⁻⁻19, ये पूरा आंसर हमें जूल में चाहिए। ये वैल्यू जो होती है प्लैंक कांस्टेंट की जूल सेकंड में, इसीलिए तो बस अब इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो, ये पूरी कैलकुलेशन करो, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, उसकी कुछ लास्ट में वैल्यू मिलेगी 4.53 10⁻⁷ मीटर। अब देखो अगर हमें नैनोमीटर में आंसर करना है वेवलेंथ का, वैसे तो यही आंसर यहाँ तक करोगे तो भी तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करना है तो 453 10⁻⁹ मतलब 453 नैनोमीटर बोल सकते हैं। क्लियर? इट इज नॉट कंपल्सरी टू कन्वर्ट इन नैनोमीटर। अगर यहाँ से जो कैलकुलेशन करोगे और यहाँ तक आंसर लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। चलो नंबर 3, वेवलेंथ ऑफ लाइट 11.3 में क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन अच्छी तरह से कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज विजिबल अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर एंड 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर and about 760 for red color. What are the energy of photons in electron volt? देखो यहाँ पर पूछा है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर वायलेट, फिर येलो ग्रीन एंड फॉर द रेड कलर। H की वैल्यू दे रखी है 6.63 एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गिवन है। चलो तो पहले जो भी हमें गिवन है उसका सेकंड पार्ट बाद में सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 3 11.3 में जो डेटा दे रखा है हमें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर वैसा लिख सकते हैं, लैम्बडा v इज इक्वल टू 390 नैनोमीटर। देन वेवलेंथ फॉर ग्रीन कलर, येलो ग्रीन कलर, तो येलो एंड ग्रीन YG लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज 550 एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इट इज 760 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर है देन 390 10⁻⁹ मीटर इन ईच केस, इट इज 550 10⁻⁹, it is 760 10⁻⁹ meter. These are the wavelength and ask about the energy. तो energy in each case तो बोल सकते हैं now energy E is equal to h nu. We can say hc upon lambda, ये आंसर मिलेगा इन जूल। हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन एनर्जी hc अपॉन लैम्बडा e इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? जो भी आंसर जूल में है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए e से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करो, बिकॉज हियर गिवन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल और h की वैल्यू 6.63
into the power -34 जूल सेकंड। ओके चलो, तो अब यहां से अगर हम करें कि 4 वायलेट कलर, तो एनर्जी हम बोलेंगे EV फॉर द वायलेट कलर, इट इज hc/λV into E। रखो सभी वैल्यूज। H मीन्स 6.63 -34 3 into 10⁻⁸ lambda V 390 -9n 1.6 into the power -19। जो मिलेगा आंसर वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। करो कैलकुलेशन, कितना मिलता है बोलो। मैं भी कर रहा हूं कैलकुलेशन, तुम भी करो। ये हमें आंसर मिलेगा कुछ 0.318 into 10, मतलब 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब बोलते हैं कि 4 एज ए येलो ग्रीन कलर, मतलब एनर्जी फॉर येलो ग्रीन। फॉर्मूला तो यही, इट इज hc/λ येलो ग्रीन into E। बस यहाँ पर ये जो है वेवलेंथ इतनी चेंज हो कि बाकी सभी की वैल्यूज रखो। चलो करो कैलकुलेशन। यहाँ पर तुम्हें वैल्यूज रखनी है अपने आप, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें आंसर लाना है। चलो करो कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूँ। इट इज 0.226 into 10, मतलब 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। For the yellow green color, energy is 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब करते हैं फॉर रेड कलर। फॉर्मूला से इट इज hc/λ और उसकी कैलकुलेशन करो। वैल्यूज रखे 0.163 10, मतलब 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें मिल गई ऐसे एनर्जी फॉर वायलेट कलर, दिस इज एनर्जी फॉर येलो ग्रीन कलर एंड एनर्जी फॉर रेड कलर। अब देखो कि सेकंड में क्या पूछा है। व्हाट इज आस्किंग सेकंड क्वेश्चन, कि यहां पर ऐसा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल which work function listed in table number 11.1 using the result 1 2 3 में से can you build the photoelectric device that operate with visible light। तो पहले हमें वर्क फंक्शन जो 11.1 जो टेबल हमें दे रखा है उससे रिलेटेड कि यहाँ पर कौन सा हमें दे रखा है, तो ऐसे रेड कलर, वायलेट कलर एंड रेड कलर से रिलेटेड है। तो देखो 11.1 में वैसे तो हमें रिजल्ट ऑफ 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 मतलब सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम का करना है। तो सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम का वर्क फंक्शन गिवन है। देखो कि वर्क फंक्शन for the cesium is 2.14 electron volt, it is 2.3 electron volt and it is 2.75 electron volt। इतना हमें दे रखा है। चलो अब कंपेयर करना है। पहले तो ये है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है पहले ये याद करो कि what is the meaning of work function। The work function nothing but the minimum energy required for the emission of photoelectron। मतलब अगर सीजियम से हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चाहिए तो
मिनिमम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नीडेड। उससे कम होगी तो नहीं होगा, उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो चलेगी। फॉर द सोडियम एंड पोटेशियम दोनों के लिए, कि पोटेशियम के लिए 2.3 और सोडियम के लिए 2.75, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। वर्क फंक्शन याद रखो फ्रेंड्स कि वर्क फंक्शन नथिंग बट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तब अब यहां पर देखो कि जो हमारा वायलेट कलर है उसकी एनर्जी कितनी आई, 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे सभी से ज्यादा एनर्जी है। मतलब फॉर द वायलेट कलर द फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फॉर सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, तीनों के लिए हो सकता है बिकॉज ये एनर्जी है, ये मिनिमम चाहिए, इससे ज्यादा चलेगी। तो देखो इसकी तो ज्यादा है 3.18, तो बोल सकते हैं कि सेकंड में, अब तुम्हें यहाँ पर वर्डिंग से सभी आंसर लिख देने हैं कि here the energy of the violet color is 3.18 which is greater than all above. So from using violet color या by using violet color photoelectrons can be emitted from cesium, potassium and sodium. चलो अब यहाँ पर येलो ग्रीन के लिए कितनी एनर्जी आई, 2.26, इसकी 2.14, इसकी 2.30, 2.75, तो ये इतनी मिनिमम है, इससे तो ये कम एनर्जी है ना। तो इस पोटेशियम और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। बाय यूजिंग येलो ग्रीन कलर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम सीजियम, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन 2.14 है, उससे ये एनर्जी ज्यादा चलेगी, कम नहीं चलेगी। तो इसमें से एमिट नहीं होगा, सीजियम में से एमिट होगा। चलो थर्ड रेड कलर 1.63, तो ये जो एनर्जी है तो तीनों से कम है। मतलब यूजिंग रेड कलर the photoelectrons cannot be emitted from cesium, potassium and sodium. Okay, clear? चलो अब थर्ड वन का क्वेश्चन पढ़ो। Think about the number 4 question 11.4। क्या दिया है देखो कि what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है हमें, एंड द बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग विद द स्पीड। दो ऐसे पार्टिकल्स, दो ऐसे हमें ऑब्जेक्ट दे रखे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ऐसे बॉल, और उसकी दोनों की स्पीड दे रखी है और आस्क अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आप सोचें फॉर 11.4 एग्जांपल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं, ऐसे रिलेटेड लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मास तो पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power -31 kg and velocity of electron given moving with the speed 5.4 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो इसके हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ याद करो, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h by p। तो पहले इसका मोमेंटम करना पड़े। नाउ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वी कैन से pe, तो m into v and de Broglie wavelength, the de Broglie wavelength for electron we can say lambda e is equal to h upon p। बस वैल्यूज रख दो सब, 6.625, you can write 6.363 also, 10 to the power -34 upon m into v, मतलब 9.1 10 to the power -31 into 5.4 10 to the power 6। करो कैलकुलेशन। व्हाट अबाउट द de Broglie wavelength for electron?
मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो ऐसे कैलकुलेशन। इट इज 1.34 10 to the power -10 मीटर। -10 मीटर है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम। यू कैन राइट इन नैनोमीटर ऑल्सो। नैनोमीटर में करना है तो 0.134 हो जाएगा नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड पार्ट, ऐसा बोल सकते हैं फॉर बॉल। मास दे रखा है, मास ऑफ द बॉल दे रखा है 150 ग्राम mb, 150 ग्राम we can say 0.150 kg and velocity of the ball is also given, traveling with 30 meter per second। तो इसका मोमेंटम the momentum for the ball PV is equal to mv and de Broglie wavelength lambda is equal to h upon p, मतलब mv। रखो वैल्यू सब और करो कैलकुलेशन। इसका आंसर तुम्हें कुछ मिलेगा 1.47 10 to the power -34 मीटर। क्योंकि h की जो वैल्यू है -34 है, बाकी ये कैलकुलेशन करो, यही आंसर मिलेगा। तो दिस आर द de Broglie wavelength फॉर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर द बॉल। चलो अब द नेक्स्ट वन, नंबर 5 क्या है उसमें? एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम बोली है हमें। Which of this particle has shortest de Broglie wavelength? काइनेटिक एनर्जी सेम है और किसकी ऐसे वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो सकती है? चलो तो पहले हम इसका मास सोच लेते हैं कि व्हाट अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ प्रोटॉन और उसका रिलेशन। तो पता है इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, मतलब उसका मास स्मॉलेस्ट, अल्फा का मास सबसे ज्यादा। तब बोलेंगे कि ऐसा लिखते हैं हम कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन mp। अब तीनों का रिलेशन करें तो ऐसा बोल सकते हैं हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और तीनों की एनर्जी हमें सेम दे रखी है। हियर काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और हमें उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसमें भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है वो करनी है। तो हमें पता है यहाँ पर कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो होती है h/p। नाउ थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ऐसा बोल सकते हैं हम कि यूजिंग काइनेटिक एनर्जी k is equal to p square upon 2m, because we have to replace p in terms of kinetic energy। kinetic energy सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। now the momentum is under root 2mk, therefore वेवलेंथ के लिए क्या बोल सकते हैं h upon under root 2mk। अब देखो h कांस्टेंट
two constant kinetic energy constant given, therefore what we can say, lambda is inversely proportional to the root m, मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। तो मास किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का, then wavelength of de Broglie wavelength of alpha particle is smallest, therefore de Broglie wavelength for alpha particle is smallest। अगर हमें हाईएस्ट पूछा है तो जिसका मास कम है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी। बस एग्जाम में देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट की जगह पर हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। बस इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पहले अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे ही डेटा पढ़ते हैं फिर डायरेक्ट हाँ ये तो मालूम है, सबने क्या बोला था, अल्फा पार्टिकल का स्मॉलेस्ट है। हाँ बराबर है, अल्फा पार्टिकल का स्मॉलेस्ट है क्योंकि मास ग्रेटर है, लेकिन पूछा है हमें विच पार्टिकल हैज द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट de Broglie wavelength, तो वो तो तुमने लिखा नहीं है, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस हिसाब से पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से और फिर डिसाइड करो। यहाँ पर पूछा हमें शॉर्टेस्ट कि विच वन हैज द शॉर्टेस्ट, तो जिसका मास ज्यादा है उसका, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास सबसे हाईएस्ट है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। एग्जाम में जो भी पूछा है अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बोलो, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आया तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस। चलो नंबर 6 क्या है, पार्टिकल इज मूविंग 3 times as faster than electron. The ratio of the de Broglie wavelength of particle to that of electron is 1.813 × 10⁻⁴. Calculate particle's mass and identify the particle. देखो क्या दिया हमें कि पार्टिकल इज मूविंग 3 times faster than electron, ओके, और रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ पार्टिकल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ये दो डेटा हमें दे रखा है। ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि कंसीडर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v, देन v हमें दे रखा है 3 times दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं it is 3ve। here क्या बोलेंगे, ve is speed of electron, और हमें दे रखा है रेशियो ऑफ de Broglie wavelength ऑफ पार्टिकल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लेम्डा अपॉन लेम्डा ई। ये हम पार्टिकल के लिए जैसे v हमने सिर्फ v बोला पार्टिकल का, ऐसे ही यहाँ पर लेम्डा बोले, तो लेम्डा अपॉन लेम्डा ई हमें दे रखा है 1.813 × 10⁻⁴, और तब हमें पूछा है कि पार्टिकल का मास क्या होगा, और अगर मास पता चले तो बोलो उस कौन सा पार्टिकल होगा, मास से हमें उसको आइडेंटिफाई भी करना। तो बस यहाँ पर जो इक्वेशन है उसी को यूज करेंगे हम। वी नो दैट यूजिंग लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv, ओके। तो यहाँ पर ये जो भी पार्टिकल के लिए है तो ऐसा बोल सकते हैं हम, तो इट इज h अपॉन, यही इक्वेशन को यूज करें देन h अपॉन mv डिवाइडेड बाय लेम्डा ई के लिए क्या बोलेंगे, h अपॉन me ve, ओके, और इज इक्वल टू 1.813 × 10⁻⁴। आया समझ में? ये हमने पार्टिकल के लिए लिखा,
और दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होगा, H विल बी कैंसल और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, तब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यहां पर ME VE upon MV is equal to 1.813 10 to the power minus 4। बट V मतलब क्या होता है, 3VE है ना, तब बोल सकते हैं ME इट इज, सॉरी ये तो VE है, M इट इज 3VE, it is 1.813 10 to the power minus 4, तो VE will be cancelled, ME upon 3M, तब हमें चाहिए मास ऑफ द पार्टिकल, M को सब्जेक्ट करो, ME upon 3 into और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें याद है 9.1 10 to the power minus 31। करो कैलकुलेशन इसकी, और इस कैलकुलेशन से आंसर मिलेगा कुछ 1.675 10 to the power minus 27 kg। तो 1.675 प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। Therefore particle can be proton और न्यूट्रॉन, कोई भी हो सकता है, हम 1.66 1.67 लिखते हैं ऐसे, तो आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो नंबर 7 क्या है, नंबर 7 What is the de Broglie wavelength associated with an electron associated through potential of 100 volt? अगर हमें यहाँ पर 100 volt दे रखा है, V as a 100 volt, then what about the de Broglie wavelength of electron? तो हमारे पास जो भी ऐसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसमें वोल्टेज से रिलेटेड हमारी इक्वेशन है। अगर इक्वेशन याद करें कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m EV, ये काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, EV मतलब काइनेटिक एनर्जी के वोल्टेज दे रखा है तो EV लिखेंगे। तो इसकी पूरी वैल्यू हमें याद है कि H अपॉन 2mE, याद नहीं है तो कैलकुलेशन करो या फिर डायरेक्ट रखो, इट इज 1.227 अपॉन अंडर रूट V इन नैनोमीटर। बस तो यहां से इजी हो जाएगा ये, अंडर रूट V मतलब ये हो जाएगा 10 नैनोमीटर। Therefore it is 0.1227 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ऐसे सभी एग्जाम्पल्स खत्म हुए। नेक्स्ट टाइम पर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।